अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। इस्लामाबाद में वकला के एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के एतराजात के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसका एलामिया भी सामने आ चुका है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर को सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया है। इनके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट उनकी मंजूरी दी गई इस मीटिंग में। अब काबिल जिक्र बात यह भी है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला एक तनाज़े का बाइस बना हुआ है, उनका नाम भी सुप्रीम कोर्ट के लिए आज जेर बहस आया। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी मुनीर मलिक साहब की क़यादत में डी चौक पर सरापा एहतजाज रही। एहतजाजी वकला ने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी कोशिश की, जिस दौरान हमने देखा पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई और इंतजामिया की तरफ से भी रेड जोन को दाखिले के हवाले से बहुत इंतजाम था और बंद किया हुआ था। 2 सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। कार्रवाई न रुकी तो आज उन्होंने दोनों जज साहिबान ने इजलास का बॉयकॉट किया। फिर इस जुडिशल कमीशन के 2 और जो मेंबरान हैं, इनका ताल्लुक अपोजिशन यानी पीटीआई से है। बैरिस्टर गौहर खान और सेनेटर अली जफर, इन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले के तनाजे की बेसिस के ऊपर इस इजलास का बॉयकॉट किया। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान की तरफ से सीनियरिटी प्रिंसिपल के एतबार से उसमें तब्दीली के हवाले से उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी। उस हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि उसको मुस्तरद कर दिया गया है और जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसको बहाल रखा गया है, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो सीनियर जज हैं। माजी में हमने पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत कुछ देखा। अदलिया के हवाले से भी 2007 में वकला ने एक तहरीक निकाली थी, लेकिन उस वक्त मुख्तलिफ ये था कि ये बहुत यकजा थे वकला और एक बहुत बड़ी तहरीक चली जिसमें उनको कामयाबी भी मिली। लेकिन आज जब वकला बाहर निकले हैं तो 6 ऐसी तंजीमें हैं वकला की जिन्होंने इस एहतजाज को मुस्तरद किया और उन्होंने 26वीं तरमीम की हिमायत भी की और एहतजाज करने वाले उन्होंने कहा कि आज जिस बेसिस के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है उसमें साथ नहीं देते हम इन वकला का। लेकिन जो एहतजाज करने वाले वकला है उनकी तरफ से वाज़े मौक़िफ़ है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का मामला सेटल नहीं हो जाता वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म का एहतजाज करेंगे। अब ये तमाम सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, लेकिन इसका एक और तरफ कनेक्ट होता है ये मामला। जिस वक्त ये तमाम अदलिया की आज़ादी की बहस इस मुल्क के अंदर जारी है, न सिर्फ बहस है, एहतजाज है, जज साहिबान भी खुद इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक और जो गैर मामूली सूरत हाल जन्म ले रही है वो पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाले इदारे IMF से मुतालिक है। IMF की 3 रुकनी तकनीकी टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और ये वफ्त पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और गवर्नेंस का के हवाले से जो जायजा लेता है, इस सिलसिले में मुतल्लिका FBR हो, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, फाइनेंस डिवीजन, इन सब के साथ तो मामूल की मुलाकातें होंगी। लेकिन गैर मामूली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून व इंसाफ और आला अदलिया के जज साहिबान से भी इनकी मुलाकातें होंगी। अब याद रहे IMF इस बात की निशानदही कर चुका है कि पाकिस्तान को गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए रूल ऑफ लॉ पर तवज्जो देनी होगी, निज़ाम कानून व इंसाफ को बेहतर करना होगा ताकि पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सके और करप्शन का खात्मा हो सके। इन ख्यालात का इजहार सामने रखा जा चुका है कि मईशत को मजबूत बनाने के लिए अहम होगा निज़ाम इंसाफ को भी गैर मुतनाज़िर रहे और गवर्नेंस भी पाकिस्तान में बेहतर रहे। तो हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे क्या IMF निज़ाम इंसाफ की बेहतरी और अदलिया आज़ादी के लिए पाकिस्तान के हवाले से किस किस्म का इंप्रेशन लेगा, फिर कोई दबाव डाला जा सकता है या हुकूमत और अदलिया की जिन शख्सियात से उनकी मुलाकात होगी वो उनको कायल कर लेंगे पार्लियामान की कानून साजी के हवाले से। और जो बुनियादी बहस है आज की, सीनियरिटी का मसला हो या खुलकर आज इख्तलाफात अदलिया के अंदर से भी सामने आ रहे हैं, वकला के भी, इसका क्या मुस्तकबिल होगा, इस तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक हैं हमारी खुसूसी दावत पर जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, सीनियर माहिर कानून हैं। सेनेटर अली जफर साहब भी हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर जुडिशल कमीशन। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शाहिद जमील साहब, आपसे हम आगाज करना चाहेंगे। आज वकला की तरफ से एहतजाज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इस मीटिंग के हवाले से भी वॉकआउट किया और लेकिन जो वकला है उनकी एक हद तक उन्होंने अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा लिया, लेकिन उनके मौक़िफ़ हमारे सामने ही है। इजलास भी हो गया, जज साहिबान का तकर्रुर भी हो गया और जैसा कि हमने इब्तदाई में बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो भी आज मुस्तरद हो गई। आप किस तरह देखते हैं जो मौक़िफ़ है वकला की तरफ से और PTI भी वही कैरी फॉरवर्ड करती है?
देखें, इन दो पहलू हैं जो एक सियासी पहलू होता है, एक लीगल पहलू होता है। सियासी पहलू जो है वो डिफरेंट है, जो आपने ज्यादा बातें एहतजाज की और ये सारी चीजें की हैं, मैं इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझता हूँ। लेकिन जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेरा ख्याल है हमें बीइंग ऑल पार्टिसिपेंट्स बीइंग लॉयर्स उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि लोगों को सही पर्सपेक्टिव पता लगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डिवाइड तो वकला से लेके सियासतदानों और अदलिया के अंदर बड़ी विजिबल है। अब जो खत लिखा गया था सीनियर जजेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के, ये उसी की फर्दरेंस में उन्होंने एब्सटेन किया। गालबन वो उसको बाइकआउट नहीं कह रहे, एब्सटिनेशन कह रहे हैं फ्रॉम दी प्रोसीडिंग्स। और उनका मौकफ ये है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है फुल कोर्ट सुन नहीं लेती, फुल कोर्ट मींस द ओरिजिनल फुल कोर्ट, द जजेस हु आर सिटिंग बिफोर 26th अमेंडमेंट, वो सारे मिलके बतौर सुप्रीम कोर्ट उसको सुन नहीं लेते, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ये इंडक्शन ना करें, क्योंकि उसके बाद जो फुल कोर्ट बैठेगी तो वो उस जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशन पे बैठेगी जिसको कि 26वीं आईनी तरमीम में चैलेंज किया गया है। और अगर इसको सुना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इटसेल्फ इज अंडर चैलेंज विद द 26th अमेंडमेंट केस। तो ये तो इसका लीगल पहलू है, और जिसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती कि एक जो जजेस सारे बैठ के कलेक्टिव विजडम से एक दफा 26वीं आईनी तरमीम पे अपना ओपिनियन दे लें, उसके बाद आप ये सारे प्रोसेस कैरी करें, क्योंकि उसका रिपरकशन ये होगा कि खुदा न खास्ता जो कि अभी तो जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं और जो कंट्रोल में हैं चीजों के, वो शायद इस चीज को नहीं देख रहे कि अगर किसी वक्त ऐसा हो कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो गैर कानूनी हो जाती है, तो जितने उसके स्टेप्स उसके नीचे लिए गए होंगे वो सारे रिवर्स करना पड़ेंगे। दैट वुड बी अ मोर chaotic सिचुएशन देन दिस विच वी आर फेसिंग नाउ। तो आप इसमें इस मुतालबे में या इस असर्शन में कोई खराबी नहीं है मेरे मुताबिक कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का केस आप सुन लें, फुल कोर्ट बैठे उसको सुने, और सुनने के बाद जो है फिर आप बाकी प्रोसेस सारे करते रहें। सेनेटर अली जफर साहब, आपका एक बयान ये भी आज चलता रहा कि हमने बॉयकॉट नहीं करना इजलास का, बल्कि अपनी आवाज उठानी है। आपने इस सिलसिले में खत भी लिखा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप शरीक थे इजलास में, तो आपको मौका मिला इस हवाले से आवाज उठाने का, फिर एक्नॉलेज किया गया यही मामला जिसको शाहिद जमील साहब ने आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बयान कर दिया है, इस बात की एक्नॉलेजमेंट मिली आज के इजलास में कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, इजलास शुरू ही इस बात पे हुआ, जो खत लिखे थे 4 जज साहिबान ने, और जो मैंने लिखा था खत, उस पे ही बात शुरू हुई कि इसको पोस्टपोन करना चाहिए कि नहीं इस इजलास को, और पूरा मौका दिया गया अपना मौक़िफ़ पेश करने का, वो रिकॉर्ड भी हुआ। और मेरा तो बड़ा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का रीजनेबल मेरी नजर में मौक़िफ़ था। मैं 26वीं आईनी तरमीम वाला इशू तो जज साहिबान ने रेज किया था, मेरा तो जो सारा इशू आया था वो आया था सीनियरिटी लिस्ट से। अब उसको मैं थोड़ा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा क्या मौक़िफ़ है, और मैं उस पर कायम हूँ, इसीलिए मैं फिर उसमें फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सका प्रोसीडिंग्स में, मुझे फिर वहां से हट के बाहर आना पड़ा। और वो मेरा मौक़िफ़ ये है कि ट्रांसफर हुए 3 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो ठीक है, आइन में लिखा है आर्टिकल 200 में कि वो ट्रांसफर हो सकते हैं अपनी मर्जी से, वो ट्रांसफर कर दिए गए, एक बलूचिस्तान से, एक लाहौर से और एक सिंध से। अब वो जब ट्रांसफर हो गए तो सवाल पैदा होता है कि उनकी सीनियरिटी, वो जो एग्जिस्टिंग जजेस थे, जो ओरिजिनल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे आगे आती है, उनसे ऊपर आती है या नीचे आती है, वो उस पर मुख्तलिफ राय है। मेरी राय ये है कि उनकी जब उन्हें ओथ लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो उनकी सीनियरिटी तब बनेगी, इसलिए वो ना तो चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर हो सकते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंसिडर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस
आमिर फारूक साहब का मौक़िफ़ था, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी और उन्होंने उनको सीनियर कर दिया उनमें से एक को, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कंसिडर हो जाए और चीफ जस्टिस के लिए भी कंसिडर हो जाए। तो ये एक डिस्प्यूट चल पड़ा, जो इस पे 5 जज साहिबान ने खत लिखा, फिर 4 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने खत लिखा। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि आप पहले ये सीनियरिटी का फैसला कर लें कि कौन सा शख्स, कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट के लिए या चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता अपनी सीनियरिटी के मुताबिक, और फिर उसके बाद ये फैसला करें जो मीटिंग में फैसला करना है अपॉइंटमेंट्स का। क्योंकि जल्दी क्या है, ये चीज़ ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई है, एक ऐसी मुखालफत हो गई है जिसका बेहतर इलाज यही है कि आप फैसला कर लें जुडिशल साइड पे कि सीनियर कौन है, और फिर उसके बाद ये आगे मामला चलाएं मीटिंग का और अपॉइंटमेंट्स का। तो ये मैंने मौक़िफ़ पेश किया। तो अली ज़फ़र साहब, आपने जी ये भी फरमा दीजिए, इस इजलास से आपने और बैरिस्टर गौर साहब ने वॉकआउट किया या आपने अल्फाज अभी इस्तेमाल किए कि फिर हमें बाहर आना पड़ा, तो वह आपका एहतजाजन वॉकआउट था? जो 2 जज साहिबान थे उनकी तरफ से भी क्या इसका वॉकआउट था या उन्होंने भी इससे फासला इख्तियार किया आज की मीटिंग से? उन्होंने भी यही वॉकआउट ही किया और उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसीडिंग्स में हम मजीद नहीं शिरकत कर सकते, और यही एक तरीक़ेकार होता है जब आपकी एक असूली आपने मौक़िफ़ लिया हो और वो मौक़िफ़ ना आपका माना जाए तो फिर आप उस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने अपने मौक़िफ़ के मुताबिक पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने जो मौक़िफ़ लिया था हमने उसकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन चूंकि जेसीपी के पास उस वक्त वो कोरम मौजूद था तो उन्होंने अपनी कार्रवाई चलती रही उनकी, और उन्होंने अपने जज साहिबान को कर लिया अपॉइंट। मुझे जाती तौर पे भी और मेरा ख्याल है किसी भी मेंबर जो जेसीपी का है उसका कोई शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं कि कौन जज किस तरह होता है। मेरा तो कम से कम असूल के ऊपर एक मौक़िफ़ है कि आप पहले फैसला करें कि कौन सीनियर होगा, जो भी सीनियर होगा उसके बाद उसको कंसिडर करें चीफ जस्टिस के लिए भी या सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट के लिए भी। तो ये है पोजीशन। आपका नुक्ता सीनियरिटी असूल के एतबार से ही था। जी जी, मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं हाफिज साहब को भी जी आप मुकम्मल कर लें अली ज़फ़र साहब। जी, मैं कहने लगा था कि जो जज साहिबान अपॉइंट किए हैं वो भी एक प्रिंसिपल के तहत ही किए हैं, सीनियर मोस्ट है, चीफ जस्टिस हैं अपने अपने हाई कोर्ट्स के, तो वो तो उस हद तक मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे इतराज सिर्फ इस इशू पे था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला ना होता तो हम पूरी तरह पार्टिसिपेट करते इस प्रोसीडिंग में। ठीक, हाफिज साहब, अब ये मौक़िफ़ है, एक तो सीनियरिटी का जो मामला है इसको मौजू बना, आज इसके ऊपर इसी नुक्ते के ऊपर बात की है अली ज़फ़र साहब ने, लेकिन जो एक अमूमी मौक़िफ़ आज वकला का है कि पहले 26वीं तरमीम को देखें, ये ना हो बाद में अगर वो रिवर्स होती है फिर क्या होगा इस सारे सिस्टम का जो उसके बाद एक तश्कील दिया जा रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? ये एक तो 1 पॉइंट एक नुक्ता है वकला का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब बात इसमें बड़ी सिंपल भी है, सीधी भी है, और हम सारे इनोसेंट नहीं हैं। बात यह है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का इख्तियार है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट को ये प्रेरोगेटिव नहीं दिया गया कि सवाए जो आर्टिकल 227 के अंदर लिखा हुआ है उसके अलावा पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को अमेंड भी कर सकती है, नई भी बना सकती है और उसके अंदर चेंजेस भी कर सकती है। अब ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 21 अक्टूबर 2024 को एक अमेंडमेंट की और वो ज़्यादा आपकी जुडिशरी सेंट्रिक अमेंडमेंट आई है, जिसके अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस को रीडिफाइन किया गया है। इसके अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है, जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन ऑफ जजेस का एक प्रोसेस है। ये वो 3 मेजर एरिया है। अब अगर इन 3 मेजर एरिया, अगर इन तीनों बातों को हम मान लिया जाए कि यही वो 3 मेजर है, तो दुनिया भर के अंदर ये सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्राइटेरिया नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्राइटेरिया सिर्फ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस जो है थ्रू पार्लियामेंट या किसी और फोरम पे होना, ये सोल क्राइटेरिया नहीं है।
किसी जगह जो है वो आपका जुरिस्डिक्शन को रीडिफाइन करना विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो है, ये किसी जगह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट नहीं करती। सीनियरिटी के ऊपर चीफ जस्टिस लेके आना या किसी और प्रोसेस के ऊपर लेके जाना, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेंट्रिक नहीं है। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये सेंट्रिक होती तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो आपका चीफ जस्टिस को बाय सीनियरिटी लिखा जाता और नहीं लिखा गया, और उसके अंदर जो है ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए तो रखा गया कि सीनियर मोस्ट आएगा, बट चीफ जस्टिस के लिए नहीं था। अब ये है कि ये सिलसिला स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है आपका 96 के अल जिहाद जजमेंट के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी उनके ऊपर ओवरकम करके कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर जाके ऐसे एरिया के अंदर गए जो उनका है नहीं था। कहा गया कि जी चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए, और 2010 तक जितनी देर तक 18वीं तरमीम नहीं आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं थी, लेकिन जजेस जजमेंट का सहारा लेके वो जजेस आते गए, जजेस अपॉइंटमेंट होती गई। जब पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम के अंदर इन जजेस के इश्यूज को सेटल डाउन करने की कोशिश की तो 19वीं तरमीम का कहा गया कि आप लेके आए। उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म से निकल के कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच की तरफ उसने अपना एक जर्नी शुरू किया। अब जर्नी शुरू किया, अब जितने भी हमारे ये दोस्त हैं उसके अंदर एक प्रिंसिपल वाजे है, आपको कानून अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, आपको अमेंडमेंट अच्छी लगती है नहीं लगती, जितनी देर तक वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट रिवोक नहीं करती, अमेंड नहीं करती या रिवर्स नहीं करती या अदालत नहीं करती, उतनी देर तक वो आपके कानून का हिस्सा है। अब वो तो एक हकीकत के तौर पे नहीं, अब आ गया ना, नहीं छोड़े ना, इसी पे आते सिर्फ कहती हूं आप दिफा करेंगे हाफिज साहब, सवाल सुन लें प्लीज। जो जुडिशियल कमीशन अगर इतना मुतनाज़ उसकी फॉर्मेशन हो कि जिसमें अक्सरियत ही गवर्नमेंट की हो, अब उस पर आप बेशक बहस कर सकते हैं कि ये इतनी शख्सियात ये हैं और एक इंडिपेंडेंट इसमें खातून हो और इतनी उनकी मुतल्लिका तालीम हो, वो सारी चीजें हैं, लेकिन अपॉइंटेड गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज शुदा, तो फिर उसका दिफा कैसे हो सकता है उसके तहत हुए फैसलों का? मैंने इसीलिए आपको इस ओपनिंग के अंदर कहा कि क्या सिर्फ जजेस अपॉइंटमेंट दुनिया के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है? निकाले ना, अमेरिका के अंदर जज किस तरह लगता है, बर्तानिया में किस तरह लगता है, आपके इंडिया के अंदर किस तरह लगता है, या सिविल लॉ कंट्रीज के, ये एक मैकेनिज्म है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में लाके उसको सीनियर तरीन जज बनाने की मिसाल बताइए। अब उसके अंदर ये है, ये जो ट्रांसफर ऑफ जजेस का इशू है, ये सुपीरियर जुडिशरी का, ये दुनिया के हर कॉमन लॉ का कंट्री जो है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, इवन बर्तानिया के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है, दुनिया के हर सिविल लॉ के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर 4 फंडामेंटल्स उसके प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 ये है कि आप एक हाई कोर्ट के जज को या सुपीरियर जुडिशरी के जज को, कई जगह काउंटी कोर्ट्स हैं या फेडरल कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और दुनिया के कई ममालिक के अंदर उस जज की कॉन्सेंट भी जरूरी नहीं है, इवन इंडिया के अंदर जरूरी नहीं है। अगली चीज दुनिया भर के अंदर जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है इन सुपीरियर जुडिशरी, वो थ्रू आउट द कंट्री होती है, वो आपकी सिर्फ एक हाई कोर्ट या स्टेट कोर्ट की सेंट्रिक नहीं आती। नंबर 3 इसके अंदर यह है कि जब आप उसको आगे लेके जाते उस चीज के अंदर जो है सीनियरिटी से आगे, जो आपका ऊंच वाला मामला है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर कोई एक प्रेसिडेंट आप साइट कर दें कि जिसके अंदर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट किसी जज ने ट्रांसफर किया हो, उसकी सीनियरिटी इफेक्ट भी की गई हो और उसने ओथ भी लिया हो। इंडिया की 4 जजमेंट्स इस मौके पे आई हैं, इसी इश्यूज के आई हैं जो आर्टिकल 222 जो उनका डील करता है, और ये चारों चीजें उसके अंदर तय। नंबर 1 ये है सेकंड ओथ की जरूरत नहीं है, नंबर 2 ये है आपकी सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होती, नंबर 3 ये है कि एज अ राइट आप किसी हाई कोर्ट के अंदर स्टे नहीं कर सकते, और नंबर 4 ये है कि आपका सिर्फ एक ग्रीवेंस रिप्रेजेंटेशन की सूरत के अंदर प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट की मर्जी है माने या ना माने। अब हम चल जरा ख्वाहिश पे गए हैं, चूंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आए हैं, कुछ इंटरनल जुडिशियल रिफ्ट या पॉलिटिक्स है, उससे चीजें जाके आपको जो है वो एक और स्पेक्ट्रम की तरफ नजर आ रही है। ख्वाहिशात भी है जो मैं आपके सामने रखूंगी, और वो खुलकर अपनी ख्वाहिशात का इजहार अदलिया के हवाले से कर चुके हैं कि वो आइडियली क्या चाहते थे। शाहिद जमील साहब 2 मौकिफ हैं हाफिज साहब के, और ये एक और प्रोग्राम में भी थोड़ी देर पहले शरीक थे, इनकी मैंने गुफ्तगू वहां पे मुलाहिजा की। आपने तो जो जिन जज साहिबान ने एतराज किया, हाफिज साहब कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको हलफ अपना भी याद दिलाया इन्होंने एक और प्रोग्राम में। इन्होंने कहा वो अपने हलफ को वायलेट करते हैं इस किस्म का आइन के हवाले से या पार्लियामान की कानून साजी के हवाले से सवाल उठा के, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब ये 26वीं तरमीम है, हुकूमत की तरफ से इसको पास किया गया पार्लियामान के जरिए, इसके ऊपर क्या सवाल उठाना जायज है, और जो जज साहिबान उठा रहे हैं उनके हवाले से क्या इस पे पाबंदियां? मेरा ख्याल है हाफिज साहब ने तो सारी हिस्ट्री अल जिहाद केस से क्रिटिसाइज करना शुरू किया है,
और उसमें इंडिया को भी ले आए हैं और सारी चीज़ों को ले आए। मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को सिंप्लीफाई रखूं और ताकि कंट्रोवर्सी का पता चल सके। अगेन मैं वहीं से शुरू करूंगा, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक इसका लीगल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है, अगर पॉलिटिकल बात करनी है तो ये सबको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो पीछे जो 6 जजेस सीनियर रह जाते हैं जिन्होंने खत लिखा हुआ है और उस पर हुकूमत का एतमाद नहीं है, और वो अपने उन जजेस को ला के उनके हाथ में ये सारा इख्तियार देना चाहते हैं जो कि उनके कम से कम अगर उनकी बात मानने वाली ज्यादा एग्रेसिव बात हो जाएगी तो कम से कम उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। प्रोबेबली दिस इज द रीजन। नाउ कम्स द लीगल क्वेश्चन। लीगल क्वेश्चन ये है कि हम इंडिया के आर्टिकल 222 की जस्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं दे सकते। हमारा आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 को आपने पढ़ना है लिटरली पहले कि वो कहता क्या है। वहां पे सीनियरिटी को प्रोटेक्ट करने की कोई बात नहीं है, वहां पे अलाउंसेस को प्रोटेक्ट करने की बात है और प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा अलाउंसेस दे सकता है अगर वो किसी जज को ट्रांसफर पे भेजता है। फिर उसकी लास्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो वहां पे पता चलता है कि जो बेंचेस हैं हाई कोर्ट के, वहां पे भी जब कोई जाके काम करता है, जब मैं भी करता रहा हूं मुल्तान बेंच में, पिंडी बेंच में आके, तो वो भी 200 के अंदर ही होते हैं, आर्टिकल 200 के अंदर ही वो दूसरे बेंच में जाके काम करता है। और जब हम काम करते थे या कोई भी जज वहां पे काम करता है तो उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है पर डे, कि वो डिस्प्लेसमेंट कह लें या जो भी कह लें, कि वो वहां पे जब जाके काम करता है तो उसको दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली दफा ये वाली कंट्रोवर्सी सामने आई है इस पॉलिटिकल सिनेरियो में कि ये जिन जजेस को लेके आ रहे हैं उनको सीनियरिटी दी जा सकती है, उसको आते ही सीनियर प्यूने जज बनाया जा सकता है और फिर उनको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है उस बेसिस पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि पहले 3 जजेस में से लेना है। तो वो आपने पहले उनको 3 जजेस में रखा है, उसके बाद आप उनको चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे हैं। अब इसके साथ आपने आर्टिकल 194 को पढ़ना है। 194 के अल्फाज इतने क्लियर हैं, वो कहते हैं कि कोई भी किसी हाई कोर्ट का जज का ऑफिस उस वक्त तक एस्यूम नहीं कर सकता जब तक वो ओथ नहीं लेता। अब अगर तो ये ट्रांसफर टेम्परेरी है और पर्पसिव है कि आपने एक बेंच में किसी जज को लेके आए हैं और एक खास केस सुनने के बाद वो वापस चले गए हैं, या एक जज साहब एक स्पेशलिटी रखते हैं, वो आके 2-4 माह काम करते हैं और वो केसेस को सुन के अपनी हाई कोर्ट वापस चले जाते हैं, तो प्रोबेबली वहां पे वो एक उधार मुस्तार जज हैं और वो काम करके वापस अपनी हाई कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन जब ये परमानेंट एब्जॉर्प्शन होगी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनेंगे, तो आप 194 को, आर्टिकल 194 को रद्द नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आपने आर्टिकल 200 और आर्टिकल 194 को इकट्ठा पढ़ना है। तो जब आप उसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो फिर उसकी कोई इंटरप्रिटेशन सामने आएगी और वो उनकी रिप्रेजेंटेशन तो का फेट यही होना था जो हो गया है। क्वेश्चन ये है कि ये बातें अल्टीमेटली कहीं पे इनका जुडिशियल रिव्यू होना है। ये हाफिज साहब की बात कि पार्लियामेंट कोई भी कानून पास कर सकती है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है कि जो कोई भी कानून पास कर सकती है और वो कंट्रोल होगी बाय द रैशनल्स और पब्लिक ओपिनियन। ये पार्लियामेंट क्रिएशन है इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस तरह के जुडिशरी इसकी क्रिएशन है, जिस तरह के एग्जेक्टिव इसकी क्रिएशन है। तो आपने उसके अंदर रहते हुए इस पार्लियामेंट ने काम करना है और इसके बेसिक फीचर ये हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, 2 अलग-अलग अबसा कॉन्सेप्ट हैं जो समझने की जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दूसरा कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि जो जुडिशरी के मामलात हैं उसमें एग्जेक्टिव या मुकन्ना जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब बेंच किसका बनेगा, उसके पास कौन से केसेस लगेंगे, इसमें एग्जेक्टिव इंटरफेयर नहीं कर सकती और इसी वजह से जो जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन है दैट इज अंडर चैलेंज कि वो सेपरेशन के प्रिंसिपल को अलहदा करती है।
दूसरा क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो अभी आपने अपने इंट्रो में जो बताया है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इससे ज्यादा बदकिस्मती नहीं होगी कि IMF के लोग आके हमारे चीफ जस्टिस साहब से पूछें कि आप हमें बताएं कि आप इंसाफ सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अपने जजेस को उनके सामने एक्सपोज कर रहे हैं और आपने ये एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया है, तो फिर तो सारा कुछ खत्म ही हो गया ना जी। फिर वो कॉलोनियल दौर में हम वापस चले गए हैं। तो फिर ये तो अब मामला वहीं से शुरू हो रहे हैं जहां से वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी और उसने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कंट्रोल में ले लिया था। तो मेरा ख्याल है कि फिर IMF और एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को चलाएंगी, बाकी इदारे आप बंद कर दें। पार्लियामान की कानून साजी के हवाले से भी जो आपने बात की, अब एक और कानून साजी भी की थी हुकूमत ने, बगैर सहाफियों या स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर की थी, और वो पीका के हवाले से कानून साजी थी, जिसमें वजीर कानून आज बहुत ही कन्वीनियंटली ये कह रहे थे कि कोई भी कानून परमानेंट नहीं होता, उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं स्टेक होल्डर से बात करने के बाद। लेकिन नाजरीन, ये बयान वजीर कानून ने तब दिया जब उनको बेतहाशा एहतजाज का और मुखालफत का सामना करना पड़ा तमाम सहाफती तंजीमों की तरफ से, जो कि इस मामले को अदालत भी लेकर गए हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे। सेनेटर अली जफर साहब का तफसीली कॉमेंट, और हाफिज साहब भी जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस बारे में ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं, आज वकला की तरफ से एहतजाज जारी रहा, उनके मुतालबात भी सामने थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जज साहिबान की तैनाती भी हो गई। अली जफर साहब, एक बहस ये भी है वकला के हवाले से, क्योंकि हमेशा मवाजना माजी की वकला तहरीक के साथ किया जाता है जब भी वकला कोई कॉल देते हैं, कि उस तरीके से यकजा नहीं थे। आज 6 ऐसी वकला तंजीमें हैं जिनकी तरफ से इस एहतजाज की मुखालफत की गई। तो पहले तो जब वकला तहरीक निकली थी उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी उनके साथ शामिल हुए थे, तो इस बार क्या एक्सपेक्ट किया जाए और PTI का क्या लाहेअमल होगा? क्या आप भी मुश्तरक वकला के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे? देखिए, यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि वकला में कुछ लोग हमायत कर रहे हैं 26वीं तरमीम की, और कुछ लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वकला की, वो इस बार इस पॉइंट पे एक साथ नहीं है, मुख्तलिफ राय रखती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत कम वकला या बहुत ज़्यादा वकला उस साइड पे हैं, इस साइड पे डिवीज़न है, और बहुत सारे वकील हैं जो यकीन रखते हैं कि ये 26वीं तरमीम की मुखालफत करनी है। अब जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, हम इसकी मुखालफत के जो साइड के वकला हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हैं। हमारा मौक़िफ़ भी यही है। आपके प्रोग्राम पे डिस्कशन हो रही थी कि 26वीं तरमीम जो है, ये चूँकि पार्लियामेंट ने बनाई है तो इसको अदालत नहीं देख सकती या अदालत इसको चैलेंज नहीं कर सकती। वो एक बड़ा मजबूत किस्म का एक मौक़िफ़ है, और ये कहा यही जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि फैसला क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। हम तो जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम का फैसला होना चाहिए, और फैसला फिर जो भी होगा फिर उसके मुताबिक फिर आगे एजेंडा बनेगा। लेकिन ये कहना कि फैसला ही नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है ये गलत बात है। फैसला तो करना है आइदर वे कि 26वीं तरमीम दुरुस्त है, वैलिड है, या उसको अदालत देख सकती है, नहीं देख सकती। ये सारे कानूनी इश्यूज हैं। आपने दोनों साइड का मौक़िफ़ सुना है और दोनों साइड के मौक़िफ़ पे वज़न है, इसलिए इसका फैसला तो होना है। अब जहाँ तक ताल्लुक है सीनियरिटी का, वो मैंने आपको बता दिया है। सीनियरिटी का प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है। इशू सीनियरिटी की वजह से हुआ। अगर ये सीनियरिटी का इशू ना होता तो ट्रांसफ़र पे भी कोई किसी को, ठीक है आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आइन के मुताबिक था ट्रांसफ़र, और इसमें कोई शक नहीं कि ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरह इसमें भी कोई शक नहीं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं तरमीम जब तक है उसके तहत अपॉइंटमेंट भी कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल नहीं है। कंट्रोवर्शियल या ये जो मुखालफत जो हमें करनी पड़ी वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये सीनियरिटी को तब्दील कर रहे थे, और हमारा मौक़िफ़ ये नहीं था कि इसको सीनियर करें या उसको सीनियर करें। हमारा मौक़िफ़ ये था कि सीनियरिटी का फैसला कर लें, और हम अदालत से ही फैसला मांग रहे हैं। हम कोई किसी पार्लियामेंट से या किसी और इंस्टीट्यूशन से नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप फैसला कर लें सीनियरिटी का, और उसके बाद
ये जो है अपॉइंटमेंट करें। तो ये इस हद तक तो मेरा ख्याल है हुकूमत को तैयार होना चाहिए और हमारी सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन आज उन्होंने नहीं की सपोर्ट और उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम JCP में हम ये फैसला कर सकते हैं। तो बहरहाल उनके पास इख्तियार है, इस वक्त मेजॉरिटी है, वो फैसला कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप मेरे से पूछें कि लॉन्ग टर्म में क्या इसका हल है, इसका हल 26वीं तरमीम का मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के पास ही होगा। वो 27वीं तरमीम लेके आएंगे और ये जो कुछ है वो जो कुछ गलत है उसमें उसको दुरुस्त करेंगे और जो कुछ सही है उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, यानी हल आप कहते हैं इसका पार्लियामान से ही निकलेगा। जी जी, आखिर में तो ये सारा कुछ अंडू करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह अभी आपको पॉइंट आउट किया गया कि इतना कुछ होता जा रहा है कि उसको फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे उसको वापस लाने के लिए, और ये चीज फिर पार्लियामेंट को ही अल्टीमेटली देखनी पड़ेगी। मैं हाफिज साहब, अली जफर साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में हमारे लिए बयान कर रहे हैं कि एक आइन की बहस है, और मैं बहुत से, क्योंकि अली जफर साहब क्योंकि PTI से भी मुंसलिक हैं तो उनके ओपिनियन को शायद एक न्यूट्रल ओपिनियन के तौर पे आप ना देखें, लेकिन जो बहुत से कानूनी माहिरीन हैं उनमें रीमा उमर इंक्लूडेड हैं। एक 2-3 दिन पहले तो उन्होंने अपनी राय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं तकनीकी बुनियाद पर नहीं दूंगी, यहाँ बहस ही ज्यादा हुकूमत की इंटेंशन और तरीकाकार के हवाले से हो रही है। सो एक तो आप ये बताइएगा कि आपने आज किस बेसिस पे आप समझते हैं कि जो जज साहिबान 26वीं तरमीम के हवाले से सवाल उठाते हैं वो अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी वो बात ये की थी कि पाकिस्तान का कोई भी जज जो है, और स्पेशली आपकी जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, ये आइन और कानून का इन्होंने ओथ लिया होता है, और वो आइन और कानून जो वक्त के साथ साथ पार्लियामेंट उसको चेंज करती है। और शेड्यूल 3 के अंदर जिस चीज़ का जिक्र है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के काम करेंगे। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट आई है जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके अंदर पाकिस्तान के सर्टन एरियाज़ को, जिस तरह पहले मैंने कहा कि आपने सेंट्रिक किया, अब जिन 5 चीजों के ऊपर जजेस कहते हैं, मैं 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करता हूं, तो फिर आपको अंदाजा होगा, जिस तरह अली भाई ने यह कहा उस चीज के अंदर कि पार्लियामेंट जो है उसका काम बिल्कुल ये है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है और अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने उसको देखना है। अब उस इंटरम पीरियड के अंदर आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या जुडिशल कमीशन से क्या डिमांड करते हैं, और वो डिमांड अली करें, मैं करूं, शाहिद करें या और भी जो करे, वो बनता है। पाकिस्तान के जजेस का यह काम नहीं है कि वो इस तरह मुतालबात करें, इस तरह लेटर्स लिखें, या उसके बाद ये है कि इस तरह मीटिंग से बाइकआउट करें। वो कहते क्या, अब सुन लीजिएगा, मैं साथ साथ काउंटर पे कुछ बस सवाल यहां से स्टार्ट हुआ कि जब पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का प्रोसेस बदला, और एक ऐसा चीफ जस्टिस जो अगले 3-4 दिन के बाद मुल्क का चीफ जस्टिस बनने जा रहा था, उसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी, पार्लियामेंट ने उस प्रोसेस को चेंज किया, और चेंज करने के बाद उस शख्स ने एक मीटिंग करके चीफ जस्टिस को कहा कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, मुझे 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके मुताल्लिक रिजर्वेशंस है और ये फुल कोर्ट करे। अब 22 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास कोई फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं है। नंबर 2 ये है कि उन्होंने ये कहा कि आप इस मीटिंग के अंदर आएं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखें। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर्टिकल 191 के नीचे या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने देखना है या उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने देखना है। नहीं, देखे ना, अगर आप 2 नवंबर की तो अदालतों के अंदर सवाल देखे, बात यह है कि अदालतों के अंदर सवाल तो वो आएगा जो एज ए पिटीशन की सूरत के अंदर आए। मैं वो आपसे बात कर रहा हूं, कमी रह नहीं गई 26वीं तरमीम के अंदर जिसकी बेसिस पे तमाम सवाल नहीं देखे ना, जजेस, और उससे बढ़कर इंटेंशन का सवाल उठा गवर्नमेंट। जजेस का काम जो है वो गैप फिल करना है, ये तो पार्लियामेंट का काम है ना, या अदालत को फैसला करे। इसीलिए तो कहा जा रहा है मामले को पहले तय कर लिया जाए, फिर आगे बात ये है, आप उस कॉन्टेक्स्ट, आप इन जजेस को सुन लेना, आपके सामने आज से पहले 18 जजेस थे, 18 में से 5 जजेस जो है उन्होंने लेटर्स डाले हैं। क्या पाकिस्तान के जो 13 जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी नहीं है? अगर आपने इसी तरह कह रहे हैं, अगर आपने 1, 2 और उनमें से 4 जजेस आपके ऐसे हैं कि जो उस लॉट के अंदर थे जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था, अगर 26वीं आईनी तरमीम के अंदर वो प्रोसेस चेंज ना आता, तो क्या कोई जज जो है अपने कॉज के ऊपर किसी को कह सकता है कि इस चीज का फैसला करे? 1 नंबर 2 ये है कि हमने इसी चीज के अंदर
उन्हीं जजेस ने एक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अंदर और जुडिशियल ऑर्डर के अंदर डाल के कंटेम्नर कर दिया। मकसद बुनियादी तौर पे यह था कि 191 आप तय करें, जो कि उसका डोमेन नहीं है। अब क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस को यह कहना कि आप इस मीटिंग को डेफर करें, वो नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है 26वीं है कि आपका 1/3 अगर लोग चाहते हैं जुडिशियल कमीशन के, वो मीटिंग बुला सकते हैं, बाय मेजॉरिटी उसका फैसला होता है। एक चीज। अब दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि मेजॉरिटी पे भी सवाल है। नहीं, देखे ना, मेजॉरिटी क्योंकि हर चीज के ऊपर एक नहीं, अगर तो ये है कि पाकिस्तान की सारी जुडिशरी इस बात पे खड़ी हो जाती कि जी ये सारा काम गलत, हमें बात समझ में आ जाती। लेकिन अगर आपके सामने, मैं तो वही, आप देखें ना कि जब आप मेरे से बात कर रहे हैं या मैं आपसे कर रहा हूं, उसके अंदर देखे ना, अगर हम पार्लियामेंट देखें, अगर हम पार्लियामेंट की इंटेंट पे बात कर रहे हैं तो जिन जजेस ने लेटर डाला हम उनकी इंटेंट पे बात नहीं कर सकते। और वो उस चीज और दूसरा जो है, जो बात की 194 के या 200 के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माशाल्लाह ये जज रहे हैं, उसके अंदर इंप्लाइड नहीं चीजें की जा सकती कि जी ये होता तो तब था। अगर वो होता तो वो तो क्लियर था। और अगर वो ये है कि अगर 194 के अंदर लिखा होता कि आपने ट्रांसफर के वक्त दूसरा ओथ लेना है तो लिखा जाता। अगर 200 के अंदर लिखा जाता कि आपकी सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होनी, तो 194 क्यों नहीं पढ़ते आप आर्टिकल? ये 193 फॉलो करता है आपके 193 आपकी अपॉइंटमेंट है, 194 आपका ओथ है। और दूसरा मैंने आपसे कहा, ओथ लिए बगैर आप अज्यूम नहीं कर सकते। ओथ है, ओथ कॉन्स्टिट्यूशन का है, ओथ एज ए हाई कोर्ट जज का। अब हमने उसके अंदर एक निकाल, मैंने यही कहा है ना, दुनिया का कोई एक मुल्क दिखा दें जहां के ऊपर सेकंड ओथ भी हुआ हो और सीनियरिटी जो है वो दूसरी जगह जाने से दोनों मेहमानों से पूछूंगी। एक ब्रेक की तरफ जाना है। सवाल उठाने वाले जज साहिबान हवाले से हाफिज साहब उन्हीं के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, उनकी इंटेंशन के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। इसको हम मौजू बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वक्त थोड़ा कम है, तीनों मेहमानों का एक क्लोजिंग कमेंट शामिल करेंगे। शायद जमील साहब ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे हाफिज साहब, इन्होंने तो सवाल उठाए हैं उन जज साहिबान के हवाले से जो खत लिख रहे हैं और अपना एतराज रजिस्टर कर रहे हैं। हालिया तारीख में ये सिलसिला हमने देखा, जस्टिस काजी फायज ईसा ने शुरू किया था खतूत लिखने का, लेकिन जो हमने देखा हर तरह की जज साहिबान जो आवाज उठाते हैं उन पर जो तनकीद हुई, उसमें एक ये भी थी जो 6 जज साहिबान ने अदलिया के काम में मुदाखलत के हवाले से खत लिखा, उस पर भी तनकीदी जो गवर्नमेंट की आवाजें थी बिलखुसूस। उन्होंने कहा कि इन्होंने खुद उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिखा और खत क्यों लिखा। इस सिलसिले को आप कैसे देखते हैं और जो एतराज हाफिज साहब ने उठाए उसको कैसे देखते हैं? हाफिज साहब की दो बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं जी, कि यहाँ पे हमारे एक जजमेंट है जिसको बड़ा कोट किया जाता है, एतजाज हसन केस, जिसमें ये कहा गया है कि कोई कानून जब तक कि उसको अल्ट्रा वायरिस नहीं कहा जाता वो कानून होता है और उसका इतलाक हो सकता है, उसके खिलाफ स्टे नहीं हो सकता। आई एग्री विद इट। दूसरी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया है हमारे इंस्टीट्यूशन में जो खत लिखने का सिलसिला है, ये गालिबन इसको इंट्रोड्यूस ही फायज ईसा साहब ने करवाया और फिर ये चलता गया और बहुत ज़्यादा आगे आ गया। लेकिन मेरा ख्याल है जो हमारे यहाँ के हालात हैं जो जुडिशरी के और जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, तो ये अब एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया है कि जी लोग जजेस जो हैं उसको एजिटेट करते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अब आपके हमसाया मुल्क इंडिया में तो कुछ जजेस ने बैठ के बेंचेस के खिलाफ एजिटेट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। ये मैं इसको इंडोर्स नहीं करता, बट दिस इज व्हाट इज प्रिवेलिंग नाउ। द क्वेश्चन इज जो हाफिज साहब ने बात की है कि मेलाफाइडी की या हैव्स की और हैव नॉट्स की, मैं इसको इस तरह क्वाइन करूंगा कि जिन जजेस ने एक्सपेक्ट करते थे कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे और इसी हायरार्की में इस सिस्टम में एंड तक पता था कि शायद जस्टिस शाहिद वहीद तक जो हैं ये चीफ जस्टिस होंगे, तो ये एक नया जो कानून लेके आए उसके मुताबिक वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। ये मैं इन चीज़ों को, इस बात को मैं एंडोर्स नहीं करता कि आप इसको अगर इस साइड से देखेंगे, हमारे मुल्क में एक मसला ये भी हो गया है कि हम दलील का जवाब दलील से देने की बजाय हम उसको उसके करैक्टर को, उसकी इंटेंट को
हिट करते हैं। ये एक टैक्टिस वकालत में भी यूज होता है जिसको कहते हैं कि इफ यू कांट कन्विंस अ जज जस्ट कंफ्यूज अ जज, और व्हेन यू कैन नॉट विन एन आर्ग्यूमेंट, आपके पास कोई दलील नहीं है तो आप कहेंगे जी ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, इसका बाप फलान था, इसका ये फलान था। बात यह है कि इस वक्त जो खत लिखा जा रहा है या इस वक्त जो एजिटेशन हो रहा है वो उसमें जो कानूनी नुक्ता है वो ठीक है कि नहीं है, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया है कि अब 184 की जुरिस्डिक्शन वाले केसेस और ये जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, इसमें कोई भाव नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है जो जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन है और बहुत अहम है। मेरी अगर कोई पार्टी है तो वो जुडिशरी है, मैं वकील हूं या जज हूं, मेरा आलमा मैटर यही है। और इसके अगर मैं तनाजर में देखूं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वन ऑफ द की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह स्पीकर की पोस्ट है, जिस तरह चेयरमैन सेनेट की पोस्ट है, उसी तरह ये जुडिशियल थर्ड ऑर्गन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पावर से डिन्यूड इस तरीके से नहीं किया जा सकता, यही बेसिक स्ट्रक्चर की बहस है। दूसरी बहस ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। तो इसलिए जुरिस्डिक्शन, ये कहना कि जो रेगुलर बेंच है उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और इनके पास सिर्फ जुरिस्डिक्शन है, ये इबहाम है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है ना कि जजेस को दी जाती है। अब क्वेश्चन ये है जो मंसूर अली शाह साहब के सामने आया है या उन्होंने रेज किया, वो केस गलत लगा था, सही लगा था, मैं भी उसमें वकील के तौर पे पेश हुआ। क्वेश्चन सिर्फ वहां पे ये है, एतबार से मुख्तसर है जी क्वेश्चन मैं जल्दी इसको रैप अप करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या एक केस सुनते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात आए तो जज को फौरन उस केस को छोड़ देना चाहिए और दूसर भेज देना चाहिए, या वो अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेगा नया आर्टिकल 191A, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी अल्ट्रा वायरस 26वीं आईनी तरमीम में देखी जाएंगी। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो लार्जर जो बेंच है, ये सॉरी जो फुल कोर्ट है, उससे इंटरप्रेट करा लें। हमने सिर्फ ये आर्ग्यू किया था और शायद यही करना चाहिए था जो शायद एंड पे नहीं किया गया। तो ये कहना कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है और उसको देखा ही नहीं जा सकता, ये मुख्तलिफ चीजें, इसलिए खुदारा इंटेंट पे और मेलाफाइडी एट्रीब्यूट ना कर दें फौरन किसी चीज को। जो सब्सटेंस है उसको पहले एग्जामिन करें और उसका दलील से जवाब दें। चलिए अभी सर मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, लेकिन मेरे सर अली जफर साहब का एक कोई कमेंट चाहूंगी। अली जफर साहब, आप फिर आखिर में ये जाते जाते हमें कह दें, वैसे तो वक्त खत्म है मेरे पास प्रोग्राम के लिए, लेकिन अब वुकला के साथ हम बाकायदा तौर पे पीटीआई को देखेंगे या आप लोग अभी सेपरेटली ही अपना एहतजाज ऑपोजिशन के साथ जारी रखेंगे? ये दोनों ही हम वुकला के साथ भी होंगे और सेपरेटली भी एहतजाज जारी रखेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अली जफर साहब। वन लाइन में उसके अंदर ये है जो मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट था, जिस तरफ शायद भाई इशारा भी कर रहे थे कि चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खुद गिव अप किया जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जजमेंट आई और जस्टिस मंसूर उसका हिस्सा थे जो 10-4 से आया। उसके अंदर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, पार्लियामेंट ने भी कर दिया, हम फिर उसकी तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो है, मैंने इंटेंट पे बात की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि किसी की गुड इंटेंशन है या बैड इंटेंशन है, तो सब फैसला करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में एतबार से एक हद से ज्यादा हम क्या ही बात कर सकते हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब, सेनेटर अली जफर साहब, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।